हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेशी क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेंथ स्टैंडर्ड का साइंस 2 चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर क्लिक करना भी मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के सभी जो है सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ओके, तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये जो लेसन है, सबसे पहले हम एनवायरमेंट क्या है इसको जान लेंगे। ओके, एनवायरमेंट क्या है? हमारे आसपास का सराउंडिंग, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे आसपास का जो भी सराउंडिंग है उसे हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट। जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी कुछ इंक्लूड है। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें प्लांट्स है, एनिमल्स है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एयर है, वाटर है, सभी चीज़ें जो है वो आती हैं। ओके, और इनका जो है ये इंटरकनेक्शन होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये सभी जो एनवायरनमेंट है, जिसका जो है मैनेजमेंट जो है, हम आज इसमें जो है पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसमें आ रहे हैं इकोसिस्टम रिव्यू, देन सेकंड वन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, थर्ड वन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, देन फोर्थ पॉइंट इज एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, और फिफ्थ जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ओके, तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है कैन यू रिकॉल दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है? कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन पहले हम समझ लेंगे। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या है। ओके, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। कौन सी जुड़ी हुई है? बायोटिक और अबायोटिक। अब बायोटिक क्या है? बायोटिक जो है, बायोटिक जो चीज़ें हैं उसमें क्या आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, लिविंग थिंग्स। एंड अबायोटिक मीन्स उसमें आता है, उसमें आते हैं सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर एंड सो ऑन। तो ये सभी जो बायोटिक और अबायोटिक चीज़ें जो है, इसे क्या कहेंगे हम? इकोसिस्टम। व्हाट इज दैट? इकोसिस्टम। ओके, ये समझ में आ गया आपको? तो इसके फैक्टर्स जो पूछे हुए हैं, व्हाट आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो इसके कंपोनेंट क्या है? ये लिविंग थिंग, देन लिविंग थिंग में प्लांट है, एनिमल है, देन जो अबायोटिक है, नॉन लिविंग थिंग्स, जो सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, दैट ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? विच आर द टाइप ऑफ कंज्यूमर एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन? तो कंज्यूमर समझने के लिए पहले हमको जो है प्रोड्यूसर समझना पड़ेगा। मतलब जो प्रोड्यूस करता है और फिर बाद में जो है उसे बेचा जाता है और उसे हम खरीदते हैं। मतलब हम क्या हुए? कंज्यूमर हुए। ओके, और प्रोड्यूसर जो है जो उसे तैयार करता है वो प्रोड्यूसर। तो जैसे कि ये प्लांट है, हम ये देखेंगे यहाँ पे जो है ये एक प्लांट है, इसको समझ लेंगे पहले हम। तो ये प्लांट जो है अपना खाना जो है खुद बनाता है सनलाइट के जरिए, ठीक है। तो और जो है इसको हम खाते हैं, मतलब हम क्या हुए? कंज्यूमर हो गए। ह्यूमन बीइंग है, और जो भी प्लांट एनिमल्स है, तो ये सब जो है क्या है? कंज्यूमर्स हो गए। तो जैसे कि ये प्लांट है, जिसको किसने खाया? अभी यहाँ पे नीचे एक ये भी दिया हुआ है, साइकिल भी दिया हुआ है। तो प्लांट्स को खाया किसी एनिमल ने, फिर उस एनिमल को खाया किसी और एनिमल ने। तो इस तरह से जो ये साइकिल चलती रहेगी, इसको कोई और खाएगा। तो ये जो साइकिल है,
तो ये जो है कंज्यूमर्स हो गए अभी। मतलब ये जो प्लांट है वो खुद खाना बना रही है, फिर बाद में इसको हम खा रहे हैं, हमको कोई और खा रहा है, हमको उसको कोई और खा रहा है। तो ये सब जो है ये जो है सब कंज्यूमर्स है। अब इसमें जो है अलग अलग क्राइटेरियाज आते हैं, उनके क्लासिफिकेशन होते हैं। तो ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया, ये है प्राइमरी कंज्यूमर। देन ये जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया। तो इस तरह से जो है ये कंज्यूमर्स जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे जो है इसके क्लासिफिकेशन होते जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, सो व्हाट मे बी द रिलेशंस बिटवीन लेक एंड बर्ड्स ऑन ट्री। लेक एंड बर्ड्स ऑन ट्री पूछा गया है यहाँ पे। तो लेक क्या है? लेक मालूम है आपको, एक्वेटिक है, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया ये। तो लेक को हम क्या देंगे? एक्वेटिक, मतलब पानी का पार्ट है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? बर्ड्स ऑन ट्री। तो ये जो बर्ड्स है वो क्या हो गए? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब ये जो है हवा में उड़ते हैं और जो है प्लांट पर रहते हैं। तो ये जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। तो इनका जो है क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन लेक एंड द बर्ड्स ऑन ट्री। तो इनका तो बहुत पास का रिलेशन है। ओके, जैसे कि ये जो है पानी में जो है मतलब जो लेक है, लेक में जो है बहुत सारे जो है प्लांट्स होते हैं इंटरनल साइड में। तो ये जो प्लांट्स है, इस प्लांट को कौन खाता है? इस प्लांट को जो है कुछ जो छोटे छोटे एनिमल्स जो है, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो खाते हैं। ठीक है, देन ये जो एक्वेटिक एनिमल्स छोटे छोटे हैं, इसको कौन खा रहा है? फिशेस खा रहे हैं, फिश खा रही है। तो ये फिश जो है इसको कौन खा रहा है? फिर बाद में इसको खा रहा है बर्ड्स। आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो है ऐसे उड़ के आती है लेक के पास में या नदी के पास में, और जो है फिशेस को फट से उठा के लेके जाती है ऊपर, उसको खा लेती है। तो ये जो इनका जो सिस्टम है, मतलब ये प्लांटो फैंटन से लेके तो ये जू प्लांटन, इसे जू प्लांटन कहा जाएगा। और ये जो है इसको कौन खा रहा है? फिशेस। तो ये फिशेस और फिशेस से जो ये बर्ड तक का जो ये सफ़र है, तो इस तरह से जो है इनका रिलेशन है लेक और बर्ड्स ऑन ट्री का। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो यहाँ पर जो है एक फूड चेन दी हुई है। ये जो आप देख रहे हो ये जो है फूड चेन दी हुई है। इसको हम समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ये जो फूड चेन है तो इसका जो रिलेशन है फूड वेब से क्या है ये हमको देखना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? थिंक एंड आंसर। राइट द नेम्स एंड कैटेगरी ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट शोन इन फिगर। यहाँ पे जो ये फिगर दिया हुआ है, नेम्स एंड कैटेगरी ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स, हर एक कंपोनेंट्स का नेम बताना है हमको। से एक बार बता दे रही हूँ, ये जो है ग्रास है और ये जो है सन के जरिए जो है फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना रही है। और फिर ये जो ग्रास है कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर खा रहा है। ग्रास हॉपर जो है, ग्रास हॉपर जो है इसे हम क्या कहेंगे अभी? प्राइमरी कंज्यूमर। मतलब ये जो हो गया प्रोड्यूसर हो गया, ये जो है खाना बना रहा है, ये प्रोड्यूसर है। देन जो है मतलब ये जो है प्रोड्यूसर हो गया, और ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? प्राइमरी कंज्यूमर। और ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है फिर? फ्रॉग। तो दिस वन इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट, फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है, दैट इज
टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। और स्नेक को कौन खा रहा है फिर? ये ईगल खा रहा है। तो ईगल क्या हो गया ये भी जो है एपेक्स कंज्यूमर है। इसे क्या कहा जाता है? एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स यानी ईगल को खाने वाला कोई नहीं है बाद में। तो ये जो है एपेक्स कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो ये जो ईगल है यहाँ पे एपेक्स कंज्यूमर जो है, ये अगर डेड हो जाए तो वो जो है डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज होने के बाद में डिकम्पोज कौन करेगा? ये जो है इसे क्या कहेंगे हम? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, ओके। तो ये जो डिकम्पोज हो रहा है तो इसे कौन डिकम्पोज कर रहा है? इसे डिकम्पोज कर रहा है बैक्टीरिया, फंगस। और ये जब डिकम्पोज हो रहा है बैक्टीरिया और फंगस से, तो वो उसके जो केमिकल्स जो है तो ये सब जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं? ज़मीन में जा रहे हैं। तो इसके जो केमिकल सब्सटेंस है जो कि सॉइल में मिक्स होंगे और सॉइल में मिक्स होने के बाद में उसमें से जो है कैल्शियम है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मिनरल्स है, ये सब जो है वो कहाँ पर जाएंगे? ज़मीन में चले जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे। और फिर जो है इसी में जो है प्लांट ग्रो होगा। तो प्लांट क्या करेगा? ये सभी जो उसे चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है, कैल्शियम, सोडियम, ये सब जो चीज़ें हैं प्लांट्स को चाहिए होती है। तो प्लांट्स क्या करेगा? ये सब जो है इससे जो है ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो है कैटेगरीज बन रही है। कौन सी कैटेगरीज बन रही है? फर्स्ट इज ग्रास, सेकंड जो है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। देन ग्रास हॉपर, फ्रॉग जो है सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। देन स्नेक जो है टर्शरी कंज्यूमर हो गया, ओके। समझ में आ रहा है आपको ये? और ये जो है नेक्स्ट लास्ट जो है ईगल, ये है एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स मतलब टॉप का कंज्यूमर, ठीक है। तो और फिर ये जो एपेक्स कंज्यूमर को जो है वो डेड हो जाएगा, तो वो जो है डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसको 6 जो है हम क्या कहेंगे? इसको डिकम्पोजर, ओके, डिकम्पोजर। इस तरह से इसके 1 2 3 4 5 और ये जो है 6 जो है पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम्स एंड कैटेगरी ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट शोन इन द पिक्चर। हमने भी इसको अच्छे से समझ लिया है। सो व्हाट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस पिक्चर इनटू फूड वेब एंड व्हाई? तो ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसको हमको फूड वेब में, ये फूड वेब में कैसे कन्वर्ट होता है? जो है ग्रास जो है इसको कौन ये ग्रास हॉपर खा रहा है। अगर ये मान लो कि ग्रास हॉपर डेड हो गया तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। या फिर ग्रास हॉपर को अगर फ्रॉग ने खाया तो फ्रॉग अगर डेड हो गया तो वो भी डिकम्पोज हो जाएगा और फिर ये साइकिल जो है फिर से ऐसे चलने लगेगी। तो ये जो फूड वेब जो है तो जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग को कोई और खा सकता है। मतलब यहाँ पे बताया है कि स्नेक ने खाया, लेकिन स्नेक न खाते हुए कोई और खाएगा, तो उसको कोई और खाएगा। तो ये जो है अलग अलग मतलब उसका क्राइटेरिया बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है फूड वेब जो है बनेगा। तो ये फूड वेब जो है बहुत ही मतलब वास्ट है। अगर हमने पूरे इकोसिस्टम में देखा तो ये पूरा फूड वेब जो है बहुत सारा वास्ट है, ओके।
तो ये जो है हमने समझ लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है इकोसिस्टम अ रिव्यू, इकोसिस्टम अ रिव्यू को देखेंगे हम। तो इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। हमने क्या देखा यहाँ पे कि इकोसिस्टम कैसे बन रहा है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से। जो हमने पहले देखा था, पहले ही देखा था, मैंने बताया था आपको कि बायोटिक सब्सटेंस क्या है। बायोटिक सब्सटेंस है लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। और अबायोटिक में क्या आ रहा है, अबायोटिक में फिर से रिवाइज हो रहा है। अबायोटिक में है सन, देन सन आ रहा है, देन आ रहा है वाटर आ रहा है, एयर आ रहा है, सॉइल आ रहा है। तो ये सब जो है सनलाइट है ये। तो ये सब जो है अबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो ये सभी जो है क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर। और ये जो है बायोटिक और अबायोटिक सब्सटेंस जो है इनका इंटरेक्शन होता है। मतलब ये दोनों जो है एक में पर डिपेंड है, ओके। तो इनका जो इंटरेक्शन है इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक सब्सटेंस का, इसे हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है। सो इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। ईच फैक्टर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। अब ये जो दोनों फैक्टर्स जो है, हर एक फैक्टर जो है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सिस्टम में। सो प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट आर इम्पॉर्टेंट। अब ये जो प्रोड्यूसर है इसमें जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से जो है हमारी चेन जो है शुरुआत हो रही है। तो प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर्बीवोर्स लाइक डियर, गोट, शीप, कैटल, हॉर्स, कैमल्स एटसेट्रा फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स है जो कि ग्रास खाकर या प्लांट खाकर जी रहे हैं, लाइक डियर है, गोट है, शीप है, कैटल है, हॉर्स है, कैमल्स है, ये सब जो है प्लांट खा रहे हैं। तो फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब ये प्रोड्यूसर्स को ही खा रहे हैं ये, इसीलिए जो है क्या हो गया, ये प्रोड्यूसर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीडेटर्स लाइक लायन एंड टाइगर्स विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब प्रीडेटर्स यानी अब इस एनिमल्स को खाने वाले, मतलब डियर है, गोट है, शीप है, कैटल, इनको खाने वाले जो प्रीडेटर्स है, लायन है, जैसे टाइगर है, तो ये जो है विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ अ हर्बीवोरस, ये जो है क्या करते हैं, इनका जो ओवर पॉपुलेशन है, मतलब डियर है, गोट है, शीप है, कैटल है, इन हॉर्सेस है, कैमल्स है, अगर इनको कोई खाएगा ही नहीं तो इनका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर जो है अगर ये प्लांट को खाते हैं, डियर, गोट, शीप, कैटल, ये जो है प्रोड्यूसर मतलब ग्रास प्लांट्स जो है, इसको अगर खाते हैं तो लैंड पे जो है ग्रास प्लांट्स जो है वो भी नहीं बचेगा। तो ये जो साइकिल है इसको जो है ये लायन, टाइगर जैसे जो प्रीडेटर्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं, मतलब इन एनिमल को जो है ओवर पॉपुलेशन से बचाते हैं उनको खाकर, ओके। सो प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस आर आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अ क्वेश्चन में अराइजेस इन अवर माइंड दैट वेदर द कैटरपिलर फाउंड इन नेचर organism present in filthy places, termites है, insects है, termites insects present in dung are really useful। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है हमारे मन में कि जो कैटरपिलर है वो नेचर में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फिल्दी प्लेसेस यानी डर्टी जो प्लेसेस होते हैं ना उसमें रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गन्स जैसे हैं। तो मतलब ये डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वो कहाँ पर रहते हैं, फिल्दी प्लेसेस में, मतलब कहाँ पर,
बहुत गंदे ऐसे प्लेसेस पे रहते हैं। टर्माइट्स है, इंसेक्ट है। ये जो कहाँ पर मिलते हैं हमें, डंग में, मतलब गोबर वगैरह में जो है रहते हैं। तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली यूजफुल है? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो डिकम्पोज हुए जो सब्सटेंस है वो जो है मतलब उसको केमिकल सब्सटेंस का जो है ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उसके जो है केमिकल सॉइल में मिलेंगे नहीं, और सॉइल में अगर वो ब्रेकडाउन होके मिलेंगे नहीं तो प्लांट जो है जो भी उसे लगता है सॉइल में से वो जो इंग्रेडिएंट्स है उसको नहीं मिलेंगे तो प्लांट नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गन्स है जो कि बहुत फिल्दी प्लेसेस में रहते हैं, टर्माइट्स है, इंसेक्ट्स है जो डंग में रहते हैं, तो ये सभी जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर ये डिकम्पोज नहीं करेंगे सब्सटेंस को तो आगे की साइकिल जो है नहीं चलेगी। सो हाउएवर दोज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट दो दे आर डर्टी। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अगर वो डर्टी प्लेसेस में भी रहते हैं तब भी। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट। और ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया फंगस जो है ये जो है एनवायरमेंट को क्लीन करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ये जो एनिमल माइक्रो ऑर्गन्स है ये क्या करते रहते हैं, बैक्टीरिया फंगस ये क्लीन करते रहते हैं एनवायरनमेंट को। अगर ये नहीं होते, समझ लो अगर बैक्टीरिया और फंगस नहीं होते तो क्या होता, ये जो डेड एनिमल्स है ये जो डेड एनिमल्स है वो वैसे ही पड़े रहेंगे लैंड पे और इसकी जो है बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती रहेगी। ओके, समझ में आया आपको, सड़ जाएंगे ये। लेकिन अगर इसमें अगर बैक्टीरिया और फंगस नहीं इसको अगर डिकम्पोज नहीं करेंगे तो आगे की प्रक्रिया जो है वो नहीं होगी और बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। और इसीलिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। सो इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दीज फैक्टर्स प्रेजेंट अराउंड अस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके एग्जिस्टेंस से, मतलब ये है बैक्टीरिया है, फंगस है, इसीलिए जो है ये फैक्टर्स प्रेजेंट होने की वजह से ही हम जो है यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, हेंस वी शुड केयर फॉर दिस फैक्टर्स। और इसीलिए जो है हमें इस फैक्टर्स को केयर करना पड़ेगा। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका जो है इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। ठीक है, सो हियर गिवन वन bracket think, okay, if foliage in forest, dead trees and carcasses in and around villages had not been decomposed for year। अगर मतलब हमको सोच के देखना है, अगर फॉरेस्ट में जो भी फॉलेज रहते हैं, मतलब जो पत्ते गिरते हैं या फिर फॉरेस्ट के जो डेड ट्रीज है, मतलब जो ट्रीज जो है डेड हो जाती है वो अगर गिरेंगे, और कार्केसेस इन एंड अराउंड विलेज, और विलेज में जो है जो भी डेड एनिमल्स है या फिर डेड पर्सन है या फिर जो भी विलेज में कचरा होता है पत्तों का, झाड़ों का, वो सब जो है अगर ऐसे ही रहेंगे और डिकम्पोज ही नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, तो जो है बाकी की साइकिल ही नहीं चलेगी, पूरा जो है हमारा एनवायरनमेंट पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हमारी जो लाइफ साइकिल है, जो हमारी क्या कहते हैं उसे, इकोसिस्टम है, वो पूरी जो है पूरी तरह से बिखर जाएगी, बिगड़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे कैन यू रिकॉल 2 क्वेश्चंस दिए हैं, विच आर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन,
तो अभी हमने जो देखा था ऊपर ही क्या था कि ये जो ट्रॉपिक लेवल्स है फूड चेन के, वो क्या है, जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे प्लांट है, फिर बाद ग्रास है, ग्रास को जो है ग्रास ऑफर खा रहा है, तो ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। देन फ्रॉग है, ये जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर। देन स्नेक है, ये जो है टर्शरी कंज्यूमर है। देन ईगल है, ईगल जो है ये एपेक्स कंज्यूमर है। तो इस तरह से ये जो हमारा लेवल है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से, तो ये जो है हमारी फूड चेन है। ओके, ये सिंपल फूड चेन है, इसे यही है इसके ट्रॉपिकल लेवल्स। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये जो है उसके ट्रॉपिकल लेवल्स है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एनर्जी पिरामिड। अब एनर्जी पिरामिड जो है हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। ये क्या है, एक ऐसा पिरामिड है, ये आपको लास्ट ईयर में हुआ है। तो यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन है, हमें मालूम है, ग्रास। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो है ग्रास हॉपर। देन सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये है फ्रॉग। फिर टर्शरी कंज्यूमर है, ये जो है स्नेक है। तो इस तरह से ये जो है पिरामिड ऐसा जो है तैयार होता है इसका। तो इसे बोलेंगे एनर्जी पिरामिड। मतलब ये जो ग्रास है वो जो भी फूड तैयार करता है उससे उसे एनर्जी मिलती है। फिर वो जो एनर्जी है ये कहाँ पर जा रही है, ये ग्रास जो है खुद जो है मतलब उसकी प्रोड्यूसर है ये। तो इसको जो है वो खुद खाना बना रहा है, उसके इसको जो है 100% एनर्जी मिल रही है। ये 100% एनर्जी जो है प्राइमरी जो कंज्यूमर है उसमें जा रही है, वो कितनी परसेंट है, 10% है। फिर ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इसमें जो है 1% जो है एनर्जी जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। और ये जो टर्शरी कंज्यूमर है इसमें 0.1% जो है ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। इस तरह से ये जो पिरामिड बनता है, ठीक है, एनर्जी पिरामिड। नेक्स्ट, सो लेट्स think a bird building nest on a tree, he feed upon the fishes in nearby pond, whether this bird is part of both tree as well as pond ecosystem। तो इसका आंसर है यस। a bird building nest ऑन अ ट्री, बर्ड जो है कहाँ पर नेस्ट बनाती है, ट्री पे नेस्ट बनाती है। एंड फीड अपॉन द फिशेस, और वो जो है ये जो टेरेस्ट्रियल बर्ड है वो क्या कर रहा है कि पॉन्ड में, यहाँ पर अगर पॉन्ड है तो पॉन्ड से जो है वो फिशेस खा रही है, ठीक है। अब ये फिशेस जो है वो क्या खा रही है, जो एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर के जो भी प्लांट्स है उसको जो है वो प्लांट को जो है एक्वेटिक एनिमल्स जो है, छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स है वो खा रहे हैं। फिर वो जो छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स को जो है फिश खा रही है, और ये जो फिश है मतलब बर्ड्स खा रहा है। मतलब ये जो है प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स है मतलब पानी के अंदर के जो प्लांट्स है जो खुद का खाना खुद बना रही है, खुद का खाना खुद बना रही है, तो वो जो है कोई और छोटे एनिमल्स खा रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स खा रहे हैं, उसको जो है फिश खा रही है, और फिश से फिर वो जो है कहाँ पे जा रहा है, बर्ड के पास में जा रहा है। तो नेचुरली इनका जो है कुछ रिलेशन बनता है। तो ये जो बर्ड्स और पॉन्ड्स है मतलब जो ट्री में रहने वाले बर्ड्स है एज वेल एज अ पॉन्ड्स इकोसिस्टम का जो है बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन है। वेदर दिस ये जो है पार्ट ऑफ अ इकोसिस्टम है। तो इसका आंसर क्या है, यस। यहाँ पे नेक्स्ट जो है कंप्लीट द चार्ट दिया हुआ है। ये बहुत ही इजी चार्ट है, हम देखेंगे इसको अभी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इकोसिस्टम
ओके, wait, fill up the blank boxes and display the complete chart in classroom. तो इसको जो है हम ये पहले फिल अप कर देंगे. तो ये जो चार्ट है आप देखो इसको, इकोसिस्टम के दो पार्ट हमने अभी देखे थे, बायोटिक कंपोनेंट और फिर यहाँ पे क्या आएगा अभी, अबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, समझ में आया. अब अबायोटिक के जो कौन से फैक्टर्स है, एक है फिजिकल फैक्टर्स और सेकंड वन है केमिकल फैक्टर्स. ओके, देन अब फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है, एयर है, वाटर वेपर्स है, मिनरल्स है, सॉइल है, सनलाइट है. ये फिजिकल फैक्टर्स हो गए. नेक्स्ट केमिकल फैक्टर्स क्या आएंगे अभी, इसको जानने के लिए हमको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा. केमिकल फैक्टर्स में जो है, अब केमिकल फैक्टर्स के दो पार्ट है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और यहाँ पे क्या आएगा अभी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएगा. ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर. केमिकल फैक्टर्स में केमिकल सब्सटेंस आ रहे हैं, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आ रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ रहे हैं. और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये है. और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन और सोडियम, पोटेशियम, ये सब आ रहे हैं. तो ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब जिसमें कि हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है. तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ये किसके पार्ट है अभी, ये केमिकल सब्सटेंस के. और केमिकल सब्सटेंस यानी कौन से सब्सटेंस है ये, प्लांट को क्या लगता है, नाइट्रोजन लगता है, सॉल्ट लगता है. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. मतलब केमिकल सब्सटेंस जो है नाइट्रोजन, सॉल्ट है, और उसके जो पार्ट है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम आता है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आता है. ठीक है, और यहाँ पे इधर जो है अबायोटिक हो गया ये. अब हम देखेंगे बायोटिक सब्सटेंस में क्या आएगा अभी. बायोटिक सब्सटेंस में हमने देखा था जब भी सनलाइट है, वाटर है, और बहुत सारे हमने जो है पार्ट्स देखे थे. तो ये बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स. अबायोटिक में वो आता है. बायोटिक में जो है क्या आ रहा है, लिविंग थिंग्स में जो है ऑटोट्रॉपिक, और यहाँ पे क्या आएगा अभी नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉपिक आएगा. ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक के क्या पार्ट है अभी, इसमें प्रोड्यूसर आ रहा है. प्रोड्यूसर यानी ग्रास, हमें मालूम है, या प्लांट, या फिर ये जो प्रोड्यूसर है, इसके बाद में प्रोड्यूसर यानी कौन है, प्लांट है. ये जो है खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो ये प्लांट हो गए. देन हेटेरोट्रॉपिक में क्या आएगा अभी, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में एनिमल्स आ रहे हैं. एनिमल्स यानी ये कौन हो गया अभी, कंज्यूमर हो गया. ये जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर हो गया, तो ये एनिमल्स जो है कंज्यूमर हो गया. अब ये जो हेटेरोट्रॉपिक्स है वो डिकम्पोज होते हैं. मतलब ये जो पहले तो इसको देख लेंगे हम, कंज्यूमर्स किस टाइप्स के होते हैं अभी. यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर, देन ये सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये जो टर्शरी कंज्यूमर दिया हुआ है. अब ये जो कंज्यूमर्स है, अब जब ये डेड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे. तो डिकम्पोजर्स कौन से है फिर अभी, उसको कौन डिकम्पोज करेगा. डिकम्पोजर्स है बैक्टीरिया, फंगस, और क्या आएगा, माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है सब क्या है, बैक्टीरिया, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये है डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोज करके जो केमिकल सब्सटेंस को है सिंपल सब्सटेंस में बदलते हैं। और ये जो सिंपल सब्सटेंस जो सॉइल में मिल जाते हैं तो वो कौन खा रहा है, फिर से कौन ले रहा है, प्लांट ले रहा है। मतलब ये साइकिल फिर से हमारी जो है शुरुआत हो रही है। प्लांट्स को फिर जो है कौन खाएगा, एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स को दूसरा एनिमल खाएगा। तो इस तरह से ये जो है साइकिल चलते रहेगी। तो ये समझ में आएगा आगे आपको इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में भी जो है फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर आएंगे। केमिकल फैक्टर्स में क्या है, नाइट्रोजन है, सॉल्ट है, देन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये। देन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कौन से है वो भी दिए हुए हैं। फिर अबायोटिक, यहाँ पे बायोटिक में जो है लिविंग थिंग्स आ गए। वो लिविंग थिंग्स दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक जो है ऑटोट्रॉपिक जो है वो प्रोड्यूसर है, मतलब वो प्लांट है। और प्लांट जो है खुद का खाना खुद बना रहा है। फिर देन इसको कौन खा रहा है, एनिमल्स, यानी ये कंज्यूमर्स हो गए। कंज्यूमर्स कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और ये जो है जब डेड हो जाते हैं एनिमल्स तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। और डिकम्पोज कौन करता है, फिर बैक्टीरिया, फंगी और माइक्रो ऑर्गन्स। तो इस तरह से ये जो है बहुत सिंपल साइकिल है ये, जो हमारे इकोसिस्टम जो है इस तरह से चलता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देन पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। पैडी यानी क्या है, ये पैडी यानी चावल के जो खेत होते हैं उसे पैडी कहा जाएगा। तो ये पैडी इज कल्टिवेटेड इन अ लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के जो बहुत सारे पार्ट है उसमें जो है ये पैडी उगाया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है। पैडी फील्ड्स आर फ्रिक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रासहॉपर। और जैसे ही पैडी फील्ड जो है ग्रो होता है तो इसको जो है कौन खाता है, ग्रासहॉपर खाते हैं। तो जैसे ही ये पैडी फील्ड ग्रो होकर ये ग्रासहॉपर उस पर अटैक करने आते हैं तो उसी टाइम जो है फ्रॉग उनको देखते ही रहते हैं। फ्रॉग जो है आर आल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन मड ऑफ अ पैडी फील्ड। ये जो पैडी फील्ड होता है पूरा पानी में जो है उगाया जाता है। आपने देखा होगा चावल की जब कल्टीवेशन होता है तो वहाँ पे नीचे पूरा ऐसे पानी पानी होता है नीचे। तो यहाँ पे जो है फ्रॉग जो है वो छुपे होते हैं ना। और जैसे ही ग्रासहॉपर उसको अटैक करते हैं पैडी फील्ड को तो ये फ्रॉग जो है उसको खा लेते हैं। अब to feed upon grasshoppers and snakes are also present there to feed upon their favorite food frog। अब वहाँ पे जो है कौन प्रेजेंट होते हैं, स्नेक प्रेजेंट होते हैं। स्नेक भी जो है फ्रॉग की जो है राह ही देखते रहते हैं। तो ये स्नेक क्या करते हैं, जैसे ही फ्रॉग वो ग्रासहॉपर को खाने आते हैं तो ये स्नेक जो है फ्रॉग को खा लेते हैं। मतलब ये एक मेक पर डिपेंड है अभी। सो हावेवर इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ अ सडन, अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो गया सडनली तो क्या होगा, अगर फ्रॉग स्नेक को नहीं मिलेगा खाने के लिए तो स्नेक वहां से चले जाएंगे, मतलब से स्नेक का भी पॉपुलेशन कम हो जाएगा, बराबर है। और ये जो ग्रासहॉपर है, फ्रॉग नहीं होने की वजह से ग्रासहॉपर जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, उनका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो ये अगर ग्रासहॉपर बढ़ते जाएंगे तो ये क्या करेंगे, वो पूरा क्रॉप जो है वो खा लेंगे। जो पेड़ी जो हमने कल्टीवेट किया है वो पूरा खा लेंगे। मतलब इससे जो है हमको नुकसान होगा। मतलब हम जो है पैडी कल्टीवेशन पे डिपेंड है, ये हमने हमारे लिए लगाया है। तो वो जो है वो अगर ग्रासहॉपर पूरा खा लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। मतलब पूरी साइकिल जो है वो बिगड़ जाएगी। ठीक है, सो लेट्स थिंक व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप। तो
अगर ये ग्रास हॉपर सभी का सभी जो पैडी क्रॉप जो है पूरा खा लेगा, तो इससे हमको खाना नहीं मिलेगा। मतलब हम जो है जिस उस पे डिपेंड है तो हमको खाना ही नहीं मिलेगा। तो हमारी साइकिल जो है रुक जाएगी, हमको खाना ही नहीं मिलेगा तो हम भी मर जाएंगे। या फिर वो पैडी क्रॉप पे जो जो भी डिपेंड है वो सभी जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज। अब ये जो कंज्यूमर्स है, मतलब ये फ्रॉग जो है क्या है, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक्स, ये कंज्यूमर है। पैडी फील्ड क्या है, पैडी फील्ड जो है ये प्रोड्यूसर है। तो इस प्रोड्यूसर पर कौन कौन डिपेंड है अभी, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर पर कौन डिपेंड है, फ्रॉग है। और फ्रॉग किस पर डिपेंड, मतलब स्नेक जो है किस पर डिपेंड है, फ्रॉग पर डिपेंड है। तो जैसे ही पैडी क्रॉप जो है ग्रास हॉपर पूरा खा लेगा, तो प्रोड्यूसर जो है पैडी क्रॉप ये जो है ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये किसी को मिलेगा ही नहीं। और अगर फ्रॉग और स्नेक, मतलब फ्रॉग अगर ख़त्म हो जाएंगे तो स्नेक भी जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है स्नेक ख़त्म हो रहा है, फ्रॉग ख़त्म हो रहा है, इंक्रीज कौन हो रहा है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, सो नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ विच कंज्यूमर, कौन सा कंज्यूमर, जो ग्रास हॉपर है वो जो है इंक्रीज होते जाएगा और बाकी जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, डिक्लाइन होते जाएगा। सो व्हाट विल बी ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम, इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है जो हम पे पड़ रहा है, मतलब जो पैडी पे जो भी डिपेंड है, पैडी क्रॉप पे जो भी डिपेंड है, उन सब पे जो है इसका असर होगा। और ये अगर साइकिल बिगड़ती है तो पूरी साइकिल जो है, हमारी पूरी इकोसिस्टम जो है वो खत्म हो जाती है। तो मतलब सभी चीज़ें जो है हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, कैन यू टेल व्हाट इज एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट हमने पहले ही देखा था कि एनवायरमेंट जो है हमारे आसपास का परिसर जो है, सराउंडिंग जो है, उसे उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या क्या है अभी, बायोटिक सब्सटेंस, अबायोटिक सब्सटेंस सभी हैं। और जो भी बायोटिक सब्सटेंस है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स है, उस पर जो है जो भी अफेक्ट्स होते हैं, तो जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं उस पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। तो ये जो अफेक्ट्स है वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सभी फैक्टर्स में होता है उसके। तो एनवायरमेंट इज द, यहाँ पे एक ये जो डेफिनेशन दी है उसकी साइंटिफिकल डेफिनेशन क्या दी है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरमेंट। तो समझ में आएगा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी है वो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अफेक्ट करते हैं, और इसी को जो है क्या कहा जाएगा, एनवायरमेंट। ओके, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, बायोटिक सब्सटेंस, अबायोटिक सब्सटेंस। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अबायोटिक में जो है वाटर, एयर, सॉइल एंड सो ऑन। तो ये सभी जो चीज़ें हैं इस पे डिपेंड होती है, इंक्लूडेड होती है एनवायरमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो एनवायरमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। एनवायरमेंट जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने के लिए काफ़ी है। तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरमेंट। हमने अभी देखा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स है वो सभी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करते हैं और इसे ही हम एनवायरमेंट करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट
एनवायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग। तो ये इन शॉर्ट हम इसको एनवायरमेंट को क्या कहेंगे कि हमारा सराउंडिंग का जो भी प्लेस है, कंडीशन है, मतलब उस सराउंडिंग में जो भी कंडीशन है, मतलब जैसे कि बहुत धूप होती है, बहुत बारिश आती है, या फिर कहीं पे ठंड होता है, कहीं पे बर्फ, ये सभी जो कंडीशंस है एनवायरमेंट की, ये इसे ही हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंट कहेंगे। इट इंक्लूड्स मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर। अब इसमें जो है बायोटिक भी फैक्टर्स है, अबायोटिक भी फैक्टर्स है, हमने देखे बायोटिक भी अबायोटिक भी, नेचुरल फैक्टर्स भी है, जो है इंक्लूड होते हैं इसमें, और जो है आर्टिफिशियल फैक्टर। सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, देर आर two main types of environment. One is natural environment and other is artificial environment. तो इससे जो है environment के दो फैक्टर पड़ रहे हैं, एक नेचुरल एनवायरमेंट जो नेचर में हमें मिलती है, और एक जो है आर्टिफिशियल एनवायरमेंट जो कि मैन मेड एनवायरमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी सी that natural environment consists of air, atmosphere, water, land, living organism etc. अब natural environment में क्या क्या आ रहा है, air है, atmosphere है, water है, land है, living organisms है, that all are a natural environment. Continuous interaction occur between biotic and abiotic factors. अब ये सभी जो फैक्टर्स है, जैसे एयर है, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी का जो है इंटरेक्शन होते रहता है। ये दोनों जो है एक मेक पर डिपेंड है, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर, ये इनका जो इंटरेक्शन होता है, ये इसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो है एक मेक से जुड़े हुए हैं। सो देयर इंटरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो इंटरेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से जो है हमारा इकोसिस्टम चल रहा है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज आल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रीज है, ये जंगल कटाई वगैरह जो मैंने बताया, तो ये जो फैक्टर्स है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज आल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। बेसिकली एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर। एनवायरनमेंट में दो बेसिक फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से हैं, बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स। अभी हमने बहुत बार देखा है इसको। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। और ये जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स है जिनका कि इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट में, उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी। और इकोलॉजी क्या है, ये एक साइंस का ब्रांच है। मतलब साइंस क्या है, साइंस की स्टडी जब करते हैं हम, तो साइंस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी हम जो है स्टडी करते हैं। तो ये भी जो है इकोलॉजी भी जो है एक सब्जेक्ट है साइंस का, जिसको कि उस बहुत डिटेल उसकी स्टडी है, और इसमें भी जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी स्टडी होगी, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स की। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और इकोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम, और एनवायरनमेंट में जो है बहुत सारी इकोसिस्टम है। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम इन अर्लियर क्लासेस। और ये जो इकोसिस्टम है हमने अर्लियर क्लासेस में भी जो है पढ़ा हुआ है। अ स्मॉल पॉन्ड इज अ इकोसिस्टम वेयर एज द अर्थ इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम। अब ये जो छोटा सा पॉन्ड है पानी का, वाटर का, उसे हम क्या कहेंगे, इज एन इकोसिस्टम। उससे भी जो है हम इकोसिस्टम कहेंगे। वेयर एज द अर्थ इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम, और पूरा जो अर्थ है उसे हम जो है लार्जेस्ट इकोसिस्टम कहेंगे। ओके, सो इन ब्रीफ, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑक्युपाइंग अ डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया एंड देयर इंटरेक्शन कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट्स द इकोसिस्टम।
अगर इसको हमने डिटेल में पढ़ा तो बायोटिक और अबायोटिक जो भी फैक्टर्स है वो एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, ज्योग्राफिकल एरिया जो है उससे रिलेटेड होता है। मतलब अगर हमारा आसपास का ही जो एक ज्योग्राफिकल एरिया अगर हमने देखा तो वहाँ के जो बायोटिक फैक्टर्स है, अबायोटिक फैक्टर्स है, ये जो है इनका जो है इंटरेक्शन होते रहता है। और वैसे ही जो है पूरे अर्थ का जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स है अर्थ के, वो भी इंटरेक्ट करते रहते हैं, कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट्स द। और ये पूरा कलेक्टिवली जो हम अगर देखेंगे तो ये है इकोसिस्टम। ओके, कैन यू रिकॉल विच साइकिल्स आर ऑपरेटेड इन एनवायरमेंट, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंट। अब ये जो है एनवायरमेंट, उसको बहुत सारी साइकिल्स जो है ऑपरेट कर रही है। कौन सी साइकिल है? वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, गैसियस साइकिल्स है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, एट्सेट्रा। तो ये सभी जो साइकिल्स है ये जो है एनवायरनमेंट को ऑपरेट कर रही है। वो कैसे कर रही है ऑपरेट? तो जैसे कि वाटर साइकिल कैसे बनती है? जो बारिश आती है वो लैंड पे गिरती है। ये लैंड की जो का पानी जो है वो स्ट्रीम में जा रहा है, स्ट्रीम से वो जो है नदी में जा रहा है, नदी से रिवर से जो है वो कहाँ पे जा रहा है? सी में जा रहा है, और सी से जो है ओशियन में जा रहा है। तो इस तरह से जो है ये और ये जो वाटर है ओशियन में, जो सी में है, रिवर में, ये क्या हो रहा है? सन के रेस से जो है इवेपरेट हो रहा है, और इवेपरेट होके वो जो वाटर है फिर से जो है कहाँ पे जा रहा है? स्काई में जा रहा है, और फिर से जो है ये बारिश बन के जो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये साइकिल जो है हमारी वाटर साइकिल वो बन रही है। तो ऐसे ही जो है बाकी भी जो साइकिल्स है, जैसे कि कार्बन साइकिल है, गैसियस साइकिल्स है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, ये सभी जो साइकिल्स है वो एनवायरनमेंट को ऑपरेट कर रही है। और ये सभी साइकिल्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये साइकिल कंप्लीट होना जरूरी है, अगर ये साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगी तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो मतलब बिगड़ जाएगा। ओके, तो इसलिए ये सभी साइकिल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड थ्रू कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ अ वेरियस नेचुरल साइकिल्स लाइक वाटर साइकिल्स है, कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल्स लाइक नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, एट्सेट्रा। तो ये जो एनवायरमेंट को जो है बैलेंस करने का काम कौन कर रही है? ये सभी साइकिल्स जो है वो कर रही है। जैसे कि वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल, ये सभी जो है एनवायरमेंट को बैलेंस करने का काम कर रही है। एनवायरमेंटल बैलेंस इज आल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम। और दूसरी अगर साइड देखते हैं तो एनवायरमेंट को बैलेंस और कौन कर रहा है? हमारी फूड चेन जो है, जो इकोसिस्टम में बन रही है फूड चेन, वो भी जो है एनवायरमेंट को बैलेंस कर रही है। तो ये फूड चेन कैसे बैलेंस कर रही है? मतलब ग्रास जो है उसको ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है। तो ये जो है इनकी संख्या जो है, इनका पॉपुलेशन जो है वो बैलेंस होते जा रहा है एक मेक को खाने की वजह से। पर अगर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने नहीं खाया तो फ्रॉग जो है वो पूरे खत्म हो जाएंगे। तो ग्रास हॉपर जो है इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से जब हमारी जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होते जाएगी। तो ये सभी जो हमारी साइकिल है, फूड चेन जो है साइकिल, वो भी जो है एनवायरनमेंट को बैलेंस करते रहती है। ओके, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। अगर नेचर जो है, नेचर में अभी सब आ गया, जो भी साइकिल्स है वो भी आ गई, फूड चेन्स जो है वो भी आ गया। तो ये सभी जो है बराबर चल रही है, इसीलिए जो है ह्यूमन का एग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल हो रहा है।
नेचर में। ओके, हेंस इट इज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस। और हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने जो है नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए, हमें उसको बचाना चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस, उसके बैलेंस को जो है डिस्टर्ब ना करते हुए। जैसे कि हम जंगल कटाई करके बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं अभी, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम पूरा जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें इसीलिए बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है नेचर को प्रिजर्व करने की और उस के बैलेंस को डिस्टर्ब ना करने की। सो इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन एंड नॉट एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। तो ये जो हमारा अर्थ जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट को अगर हमने बचाया नहीं तो हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को जो है कुछ भी नहीं दे पाएंगे। मतलब हमारा प्लैनेट ही नहीं बच पाएगा। ओके, तो इसीलिए अगर हमारा फ्यूचर जनरेशन सेव करना है तो हमें हमारे अर्थ प्लैनेट को जो है बचाना होगा। ये जो हमारे एंसेस्टर मतलब हमारे जो पूर्वज हो चुके हैं उनकी प्रॉपर्टी है, मतलब उन्होंने जो है उस अर्थ प्लैनेट को ठीक से जो है प्रिजर्व करके रखा, इसीलिए जो है आज हमें वो सभी चीज़ें मिल रही हैं। तो हमारे फ्यूचर में भी अगर जनरेशन को भी अगर सब चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा। उसको उसका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना होगा हमें। सो हेंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इसीलिए जो है ये जो हमारा है बैलेंस है, तो इसको जो है हमें अर्थ प्लैनेट को बचाना पड़ेगा और जो है हम हमारे लिए भी बचाना पड़ेगा और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पर जो है हम इस पार्ट को जो है ख़त्म करते हैं और इसके बाद में जो है हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है इसका सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो है बेल बटन क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सभी जो है नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।